बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इससे पहले कि मैं खबरों की तरफ जाऊं, एक बड़ा अहम इशू है और उसके ऊपर मैं आईजी इस्लामाबाद को और मोहसिन नकवी को, इन दोनों को यह कह रहा हूं कि इन हरकतों से बाज आ जाएं और इस लेवल तक मामले को ना जाने दें। हो सकता है इन दोनों के नॉलेज में हो सकता है कि इन दोनों के नॉलेज में इस तरीके से बात ना हो, लेकिन जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे आजाद कश्मीर के लोगों ने राब्ते किए। एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने कंफर्म किया। एक और साहब हैं जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि बड़े पैमाने पे आजाद कश्मीर के शहरियों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। जो लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए या उठाए गए हैं, उनकी तादाद लगभग 566 बनती है। ये बड़ी तादाद है। F10 मरकज में जिस दिन सेनेटर मुश्ताक ने कॉल दी थी और बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ था, उसके बाद 566 अफराद को उठाया गया था, जिनमें बहुत सारे CIA के पास हैं, कुछ एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। तो 88 अफराद को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और दहशतगर्दी की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए उन्हें अगले 14 दिन के लिए जेल में भिजवा दिया। यानी अब वो 18 अगस्त को जाके उनकी तारीख आएगी। 14 अगस्त यानी यौम आजादी अब उनका जेल में ही रहेगा। ये है जनाब एक जलसा करने या एक एहतजाजी मुजाहरा करने की सजा इस मुल्क के खुदादाद के अंदर। लेकिन जो सबसे घटिया और भौंडी हरकत की है वो मैं आपको बताता हूं। 17 खवातीन हैं, जिनमें से 10 को उठाया गया था F10 मरकज से, जहां पे वो एहतजाज कर रही थी। और इसके अलावा कुछ और खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जो यहां पढ़ती हैं, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए वहां पे रहती हैं। तो 17 लड़कियों को उठाकर एक फार्म हाउस पे कैद कर दिया गया है। और ये फार्म हाउस जो है वो एक SHO की मलकियत है। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली पाकिस्तान में से। तो इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है और वहां पे वो एक SHO की मलकियत है, एक छोटा फार्म हाउस है। वहां पे 17 खवातीन को रखा गया है, क्योंकि देखिए खवातीन का एक ही पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में। अगर वहां पे रखेंगे तो वो बैलफ पड़ेगा, जब बैलफ पड़ेगा तो खवातीन को आजाद करवा लिया जाएगा। तो इन्होंने खवातीन को भी गैर कानूनी तौर पर अलग जगहों पर रखना शुरू कर दिया है, कानून से बाहर। तो मैं ये बता रहा हूं और वार्निंग देकर कह रहा हूं कि इन चीजों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आपको आइडिया ही नहीं है, कश्मीरी जो है वो बड़े गयूर पाकिस्तानी हैं, बड़े गयूर कश्मीरी हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। बल्कि हर पाकिस्तानी गैरतमंद है, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि आप 17 खवातीन को उठाएं और उठाकर उनको प्राइवेट जगह पे जाके रख दें और उनको आप किसी अदालत में भी पेश ना करें। तो फौरी तौर पे अली नासर रिजवी को चाहिए कि जो भी हो इन 17 खवातीन को फौरी तौर पे अदालत में पेश करवाया जाए, या इन्हें जहां पे कैद किया गया है वहां से बाजियाब करके इनके घरों को भिजवाया जाए। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे फोन किया और मैं 2 लोग तकरीबन रोने वाले हुए थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो ये कह रहे थे कि देखें हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, और एक SHO है, एक पुलिस वाला है, उसका फार्म हाउस है, वहां पे 17 खवातीन को कैद किया हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फौरन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जलसे की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में उनकी पहुंच गई हैं और कल जलसा है, यानी 5 तारीख को वहां पे जलसा है। 5 तारीख को इमरान खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने वाले। कल मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसी जेल काटी और बाकी सब ने कैसी जेल काटी, कितना फर्क है इमरान खान की जेल में और बाकी लोगों की जेल में। बहरहाल जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया। वो ये कहते हैं जलसा जो है ये सेमीफाइनल है, हम इसमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल में जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सुहेल आफरीदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, जुनैद अकबर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और अब उनकी बारी है कि वो अपने दावों को सच साबित करें। देखिए बैरिस्टर गौहर से आप कभी भी कोई उम्मीद ना रख सकते हैं, ना उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाया था इसलिए ताकि वो गिरफ्तार ही ना हो। इमरान खान साहब को पता था सारी पार्टी भी गिरफ्तार हो जाएगी, ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो वो ये जानते थे। सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी आदमी है और उन्होंने सारी जिंदगी आईन, कानून और इन चीजों में गुजारी है। वो पॉलिटिकल जद्दोजहद के बारे में वो उस तरह से नहीं जानते, ना उनका वो तजर्बा है, ना वो इतने पुराने हैं। तो असल जो मलबा पड़ेगा वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो इस वक्त असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और जिनको इमरान खान साहब ने बड़े ओहदे दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पे जहां पे उनकी हुकूमत है। तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है या नहीं होता, कल के दिन में ये पता चल जाता है। जिस तरह अलीमा खानम के लिए लोग निकले हैं,
उससे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा और बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा, लेकिन अगर वाकई जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इकट्ठा कर पाए तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कोई आसानी उनके लिए नहीं बनेगी। अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए, मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये गई थी मियां वाली। उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बगैर इतला के मियां वाली पहुंचे थे, अगर इतला देते तो इस्तकबाल के लिए आने वालों को चश्मा बैराज से ही उठा लेते। जो कारकुन निकले उनको भी पुलिस ने उठा लिया। लायामल यह है कि लोग तैयार रहें, लोग बहुत गुस्से में हैं, जहां से गुजरते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हमने 4 जगहों पर रुकना होता है, 14 जगहों पर हमें रुकना पड़ता है। ये जो तासुर दे रहे थे कि लोग नहीं निकलते, हमने देखा कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं और लोग जिदोजहद के लिए भी तैयार हैं। अब एक और बात अलीमा खानम ने कही कि क्या पंजाब कोई दूसरा मुल्क है? ये खुद चोरी करे और फिर कहे कानून उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ नहीं है, बस अफसरान को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, वरना सिपाही तो हमारी वीडियोस बना रहे थे, हम आपको दिखा नहीं सकते। फिर उनकी नौकरियां चली जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। जिस तरह आप मीडिया को नौकरी का खतरा होता है, इसी तरह पुलिस वालों को भी नौकरी का खतरा होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम आपकी आजादी के लिए भी खड़े हैं, आपको भी सहाफत की आजादी के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप नहीं खड़े हो रहे। ये बात तो ठीक है, मीडिया तो बिल्कुल ही सत्तू पी के सोए है। मीडिया के अंदर एक जान हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन अब बिल्कुल ही एक बेजान जिस्म की तरह पड़ा है। नॉर्मली जो मीडिया में पुराने लोग थे उनके ताल्लुकात पीएमएलएन से या पीपल्स पार्टी से थे, यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, तो ज्यादातर लोग तो इन दोनों ने काबू कर दिए। बाकी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है, तो बाकी लोगों को वो काबू कर लेते हैं, फिर जो रह जाता है उसको ताकत से दबा लेते हैं। लेकिन जो नया मीडिया है ना, जिसको आप सोशल या डिजिटल मीडिया कहते हैं, या नौजवान जो पाकिस्तान की मीडिया में है गुज़िश्ता 5-10 साल में, वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। पाकिस्तान में सहाफत के जो बड़े बड़े नाम हैं, आप कोई भी नाम उठा लें, जो आजकल प्रोग्राम्स करते हैं, तज्जिया देते हैं, बहुत सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये अब बोने बनना शुरू हो गए नौजवानों के सामने। इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये आ गया वो दौर। ये हमारे बड़े बड़े नाम सहाफत के, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े कॉलम्स लिखे हैं, बड़े नामवर शख्सियात वो रहे हैं, उनके पास लफाजी तो खूब है, लेकिन जिद्दोजहद के अंदर, अमली सहाफत के अंदर वो नौजवानों से बहुत पीछे रह गए। हमारे नौजवान जो है वो ना सिर्फ खुलकर बोलते हैं, बल्कि वो जेलें भी काटते हैं, वो कैदे भी काटते हैं, वो तशद्दुद भी बर्दाश्त करते हैं, जाली मुकदमात भी बर्दाश्त करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर दोबारा लड़ते हैं, ताजा दम होकर लड़ते हैं। तो माजी में अगर कोई सहाफी कभी एक आध दफा भी गिरफ्तार हो जाता था ना, तो उसको सर पे उठा लिया जाता था और अगले 10-20 साल उसके यूं ही गुजर जाते थे कि देखे मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन आज जो नौजवान है वो जिस तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जो इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, ये वही हो रहा है। हम होता हुआ देख रहे हैं कि नौजवान सहाफी वाकई बहुत आगे निकले हैं। फजल रहमान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया, उनका मुतालबा जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। वो ये कहते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, वो एक इलाके के या पश्तून बेल्ट के लीडर नहीं है। अपोजिशन लीडर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो पूरे मुल्क की अपोजिशन जमातों का इजलास उन्हें चाहिए कि वो बुलाएं। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हम अपनी जमात को कहते हैं हम बुला लेते हैं, फजल रहमान ने कहा। तो देखें, जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। वो बैठे और बैठकर बात करेंगे पाकिस्तान के साथ आपने किया क्या, जितना जुल्म और बर्बरियत हम होता हुआ देख रहे हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है। आप सिर्फ मईशत की मिसाल ले लें कि सन 2000 से लेकर अब तक का एक डाटा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस डाटा को शेयर किया है। यह सन 2000 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का स्याह और सफेद का मालिक था। आज 25 साल के बाद सूरत हाल क्या है वो देख लें आप। सन 2000 में हर पाकिस्तानी की जो फीकस आमदन थी, यानी एक पाकिस्तानी जितना पैसा पूरे साल में एवरेज कमाता था, सन 2000 में वो $2880 थी। उस वक्त भारत के अंदर जो है वो 2010 यानी पाकिस्तान से बहुत कम, बांग्लादेश के अंदर 1628 यानी उससे भी बहुत ज्यादा कम, और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो है वो भारतीय शहरियों से और बांग्लादेशी शहरियों से ज्यादा पैसा बनाते थे। 2880 का मुकाबला 210 और 1620। और एक जो पाकिस्तानी है वो एक भारतीय से कितना ज्यादा खुशहाल था सन 2000 में? 43% ज्यादा। और बांग्लादेश से 77% ज्यादा खुशहाल था हर पाकिस्तानी। और आज जो है वो पाकिस्तान की फीकस आमदन $6480 है,
بنگلہ دیش کی جو پاکستان سے بہت کم تھی وہ بڑھ کے ہو گئی ہے $9,180 اور بھارت کی جو پاکستان سے کم تھی وہ بڑھ کر ہو گئی ہے $12,560۔ پہلے پاکستان کی فیکس آمدن ان سے ڈبل ہوا کرتی تھی اور آج ان کی فیکس آمدن پاکستان سے ڈبل ہے۔ یعنی پہلے ہر پاکستانی زیادہ پیسہ بناتا تھا بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں، اور آج ہر بنگلہ دیش کا شہری یا بھارت کا شہری پاکستانی شہریوں سے زیادہ پیسے بناتا ہے۔ اور خوشحالی والے انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے پاکستانی بنگلہ دیشیوں سے جو ہے وہ 77% اور بھارتیوں سے 43% زیادہ خوشحال تھے، اور آج جو ہر بھارتی ہے وہ پاکستانی سے 94% زیادہ خوشحال ہے، جبکہ ہر بنگلہ دیشی جو ہے وہ پاکستانی سے 42% زیادہ خوشحال ہے۔ 26 سال کے اندر ہم نے یہ گند مارا پاکستان میں، یہ کیا پاکستان کے ساتھ۔ اس میں جناب حکومتیں آئی ہیں، ایک تو پرویز مشرف کی حکومت تھی، پھر نواز شریف کی ایک پنجاب میں حکومت آ گئی اور پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے، پھر نون لیگ کو 5 سال ملے، پھر پی ٹی آئی کو 3 سال ملے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 5 سال سے دوبارہ نون لیگ براجمان ہے۔ یعنی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 سال آپ مشرف کے ڈال لیں اور 10 سال آپ نون لیگ کے ڈال لیں اور لگ بھگ 10 سال ہی آپ پیپلز پارٹی کے ڈال لیں کیونکہ انہوں نے مل کر اقتدار کے مزے لیے ہیں، اور 3 سال آپ پی ٹی آئی کے ڈال لیں۔ تو ذمہ دار تو پھر یہی روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہوئی نا۔ دیکھیں محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ کے حق میں جو وسیم اختر ہیں ایم کیو ایم کے، وہ بھی آ گئے۔ یعنی ایم کیو ایم کے لوگوں نے کہا جناب ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور یہ کولیپس ہی ہے، ہم 25 سال سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپٹ جماعتیں ہیں اور پاکستان بہت پہلے کولیپس کر گیا تھا۔ تو یہ وسیم اختر نے محسن نقوی کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کی، یعنی ایم کیو ایم کم سے کم، کیونکہ فوج کی جماعت ہے، وہ جا کر کھڑی ہو گئی محسن نقوی کے ساتھ۔ اور ویسے بھی بلاول نے ٹک ٹاک وہ بھی سنا دیا ہے کہ جناب ٹک ٹاک کر کے آپ کی حکومت اب ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ اب الٹی گنتی شروع کریں۔ حالانکہ یہ ٹک ٹاک صرف جوتے پالش کرتے ہیں، ایک دفعہ ٹک ٹاک ہوتی ہے ایک پالش، ایک دفعہ پھر ٹک ٹاک ہوتی ہے ایک اور پالش۔ تو یہ بلاول ہو یا مریم ہو، یہ جوتے ہی پالش کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ایسا لگتا ہے جوتے ہی پالش کریں گے۔ تو کیونکہ ہم معیشت کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے گزشتہ 4 سالوں میں دگنے قرضے کر لیے۔ جتنا قرضہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک لیا گیا، گزشتہ 4 سالوں میں عاصم منیر کے دور میں اتنا ہی قرضہ دوبارہ لے لیا گیا، تو قرضے دگنے ہو گئے۔ ٹیکسز جو ہے وہ بھی دگنے کر لیے گئے۔ 4 سال میں اتنے ٹیکسز لیے گئے عوام سے کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کر کر کے ٹیکسز آپ نے دگنے کر لیے، مہنگائی بھی آپ نے دگنی کر دی، ترقیاتی منصوبے آپ نے، اچھا جو پیسہ آپ اتنا کماتے ہیں، بہت سارے آپ ٹیکسز لیتے ہیں، بہت سارے آپ قرضے لیتے ہیں، یہ پیسہ آپ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کہاں خرچ کرنا ہوتا ہے؟ آپ پاکستان میں ترقیاتی منصوبے لائیں گے، عوام کو سہولیات دیں گے، سبسڈیز دیں گے، یہی ہے نا۔ سبسڈیز بھی ختم کر دی اور ترقیاتی منصوبے بھی نہایت محدود کر کے تقریباً ختم کر دیے۔ اب ملک میں ترقیاتی منصوبے بھی نہیں چل رہے، عوام کو سبسڈیز بھی نہیں دی جا رہی، قرضے دگنے ہو گئے ہیں، ٹیکسز دگنے ہو گئے ہیں، تو پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ غربت اور بے روزگاری پاکستان میں ریکارڈ بڑھ چکی ہے، اور یہ سارا کچھ میں نہیں کہہ رہا، سرکاری اعداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں، بے شمار پیسہ، اربوں ڈالر، یہ جا کہاں رہا ہے؟ اسے خرچ کون کر رہا ہے؟ اور یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ کہاں غائب ہوتا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا گڑھا ہے جس میں یہ پیسہ گر رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا؟ کیونکہ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں بن رہا، ہمیں تو اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ پیسہ پاکستانیوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ اور حالات یہ ہیں کہ الجزیرہ پہ پابندی لگا دی پاکستان نے۔ اس سے پہلے پتہ کس نے لگائی تھی؟ اسرائیل نے۔ پاکستان میں اور اسرائیل میں کچھ چیزوں کی مماثلت ہوتی جا رہی ہے۔ اشوک سوین ہے، بھارتی بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر اور نیتن یاہو ایک ہی پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے الجزیرہ پہ پابندی لگائی، عاصم منیر نے بھی الجزیرہ پہ پابندی لگا دی۔ وہاں نیتن یاہو جبری گمشدگیاں کرواتے ہیں، یہاں پہ عاصم منیر بھی جبری گمشدگیاں کرواتے ہیں۔ وہاں پہ نیتن یاہو نے جو انسانی امداد ہے فلسطینی شہریوں کی وہ بند کی ہوئی ہے، یہاں پہ عاصم منیر نے انسانی امداد جو ہے وہ کشمیری شہریوں کی وہ بند کی ہوئی ہے۔ تو دونوں ایک ہی طرح کی کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ بڑی مماثلت ہے دونوں کے اندر، دونوں جبر کے ساتھ مسلط ہیں، دونوں ظلم کا رستہ اختیار کر رہے ہیں، دونوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ ہاں لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کم سے کم اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے، اپنی عدالت کو جواب دہ ہے، لیکن عاصم منیر کے بعد استثنا بھی ہے اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے۔ یعنی انہوں نے یہاں پہ کوئی اور سہولت لی ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا، لیکن عاصم منیر صاحب نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، تو یہ تو فرق ہے۔ اب ناظرین ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ
आसिफ अली जरदारी ने जजों की समरी रोकी हुई है। जजों के नाम फाइनल करके तैनातियों की समरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान को भेज दी गई कि जनाब इनका आप नोटिफिकेशन जारी करें, ये सारे अब जजेस हैं। लेकिन पता चला कि जरदारी साहब को तो एतराज है, उनके अपने बंदे शामिल ही नहीं किए गए, तो उन्होंने वो समरी रोकी हुई है। अब ये एक नया बहरान पैदा हो गया। हर चीज में ना इन सबको हिस्सा चाहिए। जनाब ब्यूरोक्रेसी में हमारा हिस्सा होना चाहिए, जजों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, मीडिया में हमारा हिस्सा होना चाहिए, बजट में हमारा हिस्सा होना चाहिए, पैसों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, इक्तदार में हमारा हिस्सा होना चाहिए, हर चीज में हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो हिस्से के चक्कर में ना पाकिस्तान के हिस्से बखड़े करती है। अब एक चीज जो ये बड़ी अच्छी कर रहे थे वो थी सालसी, कि जनाब हम सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा सर पे भी उठाया हुआ था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को, यानी आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को भी। तो अब ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि जब मालिक के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी तो मुलाजिम के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। ट्रंप के लिए मुश्किल यह है कि नवंबर में वहां पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह सारा रायता वापस उठाना है और ये सारी सूरत जो है इसको कंट्रोल करना है, इस गंद को समेटना है जो उसने फैला दिया है। तो ईरान के साथ हतमी लड़ाई करके वो जंगबंदी या किसी किस्म की वॉर ट्रॉफी कैसे हासिल करेंगे? देखें ना, अभी वो बात कर रहे हैं सिर्फ आबना हुर्मुज़ पे, हालांकि आबना हुर्मुज़ तो पहले से खुली हुई थी। जो ईरान के साथ बातचीत करनी थी या लड़ाई करनी थी वो करनी थी एटॉमिक एसेट्स के बारे में। जो एटमी मुआहदे में बात होनी थी वो आबना हुर्मुज़ के मुआहदे तक पहुंच गई है, जो पहले तो खुला हुआ था। लेकिन ईरान को समझ आ गई कि वो इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे कंट्रोल रख सकता है, कि जब भी दुनिया उस पर अटैक करेगी वो इसको जगह को इस्तेमाल करेगा अपने मफाद के लिए और दुनिया को यहां पे तंग करेगा। तो ईरान की हिकमत अमली काम कर गई और वो उसके ऊपर बैठ गया कि अब वो कहते जी उस पर हमने मुआहदा करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या मिलेगा कि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा वापस रिवाइव हो जाए? मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ओबामा को तो उसामा दे दिया था ना पाकिस्तान ने। जब ओबामा को इलेक्शन में मुश्किलात पेश आ रही थी और मकबूलियत कम हुई थी तो पाकिस्तान ने ओबामा को उसामा दे दिया था मई 2011 में। तो उससे ओबामा को बहुत फायदा पहुंचा था, पॉलिटिकली बहुत फायदा पहुंचा था। तो डोनाल्ड ट्रंप को हम क्या फायदा दे सकते हैं इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रॉयटर्स को अमेरिका की 3 अहम तरीन शख्सियात ने एक बात बताई और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका अपने जो बेहतरीन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिनको चाइना के साथ अगर कभी कोई लड़ाई होती तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, उन मिसाइल्स के बहुत बड़े जखीरे को तकरीबन खत्म कर चुका है। ये 3 अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने कहा, जबकि व्हाइट हाउस इसकी तरदीद करता रहा, बार बार करता रहा। लेकिन अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने रॉयटर्स को यह बात बताई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज मंगल वाले दिन तक का आखिरी एक मौका दिया है ईरान को और उसका उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब ईरान हर हाल में अब हथियार डाले और हमारे साथ वो मुआहदा करे जो हम चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर तजियाकार ये कह रहे हैं कि अगर ईरान, यमन, इराक के अंदर जो सपोर्टर हैं ईरान के वो भी और हिजबुल्लाह ये मिलकर रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका यकतरफा तौर पे फतह का ऐलान नहीं कर सकता। बड़ी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।